सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी क्लास 9th साइंस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो जुड़ जाइए मेरे साथ और कंप्लीट करिए अपना चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी सिर्फ एक वीडियो में। जैसे आप देखने बैठेंगे वीडियो पूरी देख के उठिएगा, लास्ट तक देखिएगा और सारे टॉपिक्स थोरो बाय थोरो, इजी बाय इजी तरीके से मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मुझे डायरेक्टली जानते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। सो कंप्लीट करिए अपना चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां पे जाएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको सारी पीडीएफ 9th, 10th, 11th, 12th की मिलती रहें और रीजनिंग से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें जो कि आपके कंपटीशन में काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपके फिजिक्स का, राइट। तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, समझते जाइए धीरे धीरे करके। सबसे पहले बच्चे लोग, वर्क क्या होता है? आप बोलेंगे सर वर्क काम होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क कोई भी एक ऐसी चीज है जब आप फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है, अगर फोर्स लगाने पे बॉडी आपकी मूव कर रही है तो हम बोलते हैं वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो अगर वर्क होता है तो एनर्जी भी यूटिलाइज होती है। क्या यूटिलाइज होती है? एनर्जी। आप जितना वर्क करते हैं उतनी एनर्जी आपके अंदर यूटिलाइज होती है और जितनी एनर्जी आपके अंदर होती है उतना ही आप वर्क करते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं आपसे, वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। याद रखेंगे, वर्क और एनर्जी बोथ आर इक्वल। तो वर्क बॉडी पे तभी होगा बच्चों जब फोर्स लगाने के बाद बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा, यानी कि मोशन होगा, ठीक है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क तभी होगा जब फोर्स क्या करेगा? मोशन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। जैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, एक आदमी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो यानी कि वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी लग रही है और मोशन भी हो रहा है। वर्क का फॉर्मूला याद करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला याद करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ऐसा यूनिट याद करेंगे वर्क की। ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के। वर्क कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो मैंने आपको बताया था 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डूइंग वर्क? द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डूइंग वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। तो जब फोर्स लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर उसके अंदर मोशन हो रहा है तो वर्क हो रहा है। सपोज करिए एक मैन है, वो एक दीवार को धक्का मारते हुए एग्जॉस्ट हो जाता है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो साइंस की नजर में उसमें कोई भी वर्क नहीं है। लेकिन जो आदमी खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो खुद के ऊपर तो वर्क हो रहा है, पर दीवार को धक्का देने में एक्सटर्नल वर्क कोई भी नहीं हो रहा है। वर्क डन, ये तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, यानी सीधा सीधा जाने में। अब होगा आपका अगेंस्ट ग्रेविटी। या तो बॉडी आपकी ऊपर जा रही है या बॉडी आपकी नीचे आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब जैसे कि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी ऊपर जाएगी तो कितना फोर्स लगाएंगे उसमें? जितना उसका वेट होगा। तो फोर्स तो इक्वल हो गया वेट के, और सामने चलता है तो डिस्प्लेसमेंट, ऊपर चलता है तो हाइट। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया वेट इंटू हाइट। अब आपने सेकेंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा mg और h। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी में? mgh। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग? जब भी क्वेश्चन आएगा अगेंस्ट ग्रेविटी का, तो वर्क का क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओगे आप
W इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच। और यही वर्क इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि जो बॉडी ऊपर जाके रेस्ट पे आती है एक सर्टेन पॉइंट पे, तो वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M इंटू जी इंटू एच, जहां पे M होता है मास, G होता है ग्रेविटी और H होती है आपकी हाइट। इसके बाद बच्चों आता है वर्क डन बाय अ फोर्स एट एक्टिंग ऑब्लिक्यूली। एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन एंगल पे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग पहाड़ पे जाते हैं, कहां जाते हैं? पहाड़ पे। तो पहाड़ का जो एंगल देखो, चल रही है तो बॉडी इस तरफ, ठीक है, लेकिन वो जो एंगल बनाएगी वो किससे बनाएगी? यहां से बनाएगी, थीटा। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों थीटा। क्या बोलते हैं इसे? थीटा। थीटा कोई भी एक एंगल होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा से। ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ने वाले हो, तो कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब भी बॉडी एक एंगल पे चल रही है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे वर्क का? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस। एक ही बात है, सब मल्टीप्लाई में। जहां पे कॉस थीटा वो एंगल होता है जिसपे बॉडी आपकी चल रही होती है, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के टाइम पे गिवन होगी, आपको दी हुई होगी। अगर सपोज कीजिए एक बॉडी आपके हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चल रही है पूरी। वर्टिकल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर चल रही है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि बॉडी चल तो सीधी रही है और फोर्स लग रही है सपोज ऊपर की तरफ को, तो फोर्स और मोशन में कितना एंगल बनेगा? फोर्स और मोशन में एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बता दूं cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर आपसे पूछा जाए एक बॉडी आपकी वर्टिकल चल रही है, ठीक है, मोशन तो चल तो वर्टिकल रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, या हॉरिजॉन्टली चल रही है, वर्टिकल फोर्स है, तो उस कंडीशन में मेरा वर्क कितना होता है? तो बेटा परपेंडिकुलर मोशन में कितना वर्क होता है? 0 वर्क होता है। कितना वर्क होता है? 0 वर्क। तो वर्क आपका 0 होता है किस कंडीशन में? वर्क आपका 0 होता है जब बॉडी आपकी परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है। ठीक है, तो वर्क डन। और अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में भी फोर्स और मोशन में एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सर्कुलर पाथ में भी वर्क आपका 0 होता है, क्योंकि एंगल जो बनता है फोर्स और मोशन के बीच में वो 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 की जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, नाउ पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब आप अपोजिट टू द डायरेक्शन क्या लगा रहे हैं? आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रहे हैं। जीरो वर्क कब होगा? जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपसे एंगल पूछा जाता है तो पॉजिटिव वर्क में एंगल होता है 0 डिग्री, नेगेटिव वर्क में एंगल होता है 180 डिग्री, और जीरो वर्क में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव वर्क में एंगल 0 डिग्री होता है, नेगेटिव वर्क में एंगल आपका 180 डिग्री होता है, और जीरो वर्क में एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद नया टॉपिक आता है आपका एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी कोई भी आपकी बॉडी को क्या देती है? एबिलिटी देती है ताकि आप काम कर सको। तो एनर्जी और वर्क आपस में बराबर होते हैं, तो वर्क की ऐसा यूनिट जूल थी, तो एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होगी, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के इक्वल होता है। अब कितनी एनर्जी आप देखते हो नेचर में? काइनेटिक देखते हो, पोटेंशियल देखते हो, केमिकल देखते हो, हीट एनर्जी देखते हो, लाइट एनर्जी देखते हो, साउंड एनर्जी देखते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हो, न्यूक्लियर एनर्जी देखते हो। तो ये आपकी 8 टाइप की एनर्जी होती है। कितने टाइप की? 8 टाइप की एनर्जी होती हैं जो आप नेचर में देखते हो। और भी एनर्जी होती हैं, पर 9th क्लास के सिलेबस में ये 8 एनर्जी आपको याद रखनी है। 1 मार्क्स में सिर्फ इसके नाम लिखने के लिए आ जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है आपका, वो आता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी सिर्फ मेन 2 टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ये सारे फॉर्म्स होते हैं जो कन्वर्ट होके आते हैं। मेन 2 ही होते हैं आपके, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखने के लिए आए तो 2 ही लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर तब होती है जब बॉडी मोशन में होती है। जब आप मोशन में होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? आपके अंदर काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी होती है जब आप मोशन में होते हैं। जैसे जो एक हैमर है, जब आप उसे कील पे मारते हैं, नेल पे मारते हैं, तो नेल वुड के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। चलती हुई मोटरसाइकिल है, गिरता हुआ पत्थर है, चलती हुई गाड़ी है, इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम होता है मास, वी होती है वेलोसिटी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो गई तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर सपोज करिए एक बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसके अंदर, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी चलती हुई बॉडी के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ चलती हुई बॉडी के अंदर होती है, लेकिन अगर रेस्ट हो जाए बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करके 5 बच्चों को जरूर शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएं। देखिए वही बात आ गई ना, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है। अब बच्चों बहुत से स्कूलों में डेरिवेशन कराते हैं काइनेटिक एनर्जी का, बहुत से स्कूलों में नहीं कराते हैं। मैं करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं करा देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर एक बॉडी आपकी रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी माइनस का a, और आप u की जगह v रख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस 2as। तो यहां से 2as की वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर और a की वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर अपॉन 2s। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था फोर्स का m इंटू ए, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी f अपॉन m। दोनों a को इक्वलेट कर लो, ठीक है, आप इन्हें दोनों को इक्वल रख लो, तो f अपॉन m किसके इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा हाफ इंटू s इज इक्वल टू f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब आप जानते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, वर्क का, तो वर्क इक्वल आ गया हाफ m v स्क्वायर। और जब एक बॉडी चल रही है आपकी तो वर्क किसके अंदर स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि आप जानते हो वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर सिंपल शब्दों में समझो तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर तब होती है जब बॉडी की या तो शेप चेंज होती है या बॉडी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाके जब रुकती है रेस्ट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या जब उसकी शेप चेंज होती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर जाके अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक बॉडी जब अपनी साइज और शेप चेंज करती है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर दूं तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है बॉडी में काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात बता रहे हैं कि एक ही टाइम पे बॉडी के अंदर काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, यानी बॉडी चल भी रही है और रुकी हुई भी है। वो तब होता है बच्चों जब बॉडी डुअल स्टेट में होती है, जैसे फ्लाइंग बर्ड है, उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ एरोप्लेन, एक आदमी हिल के ऊपर चल रहा है। तो तीनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, जो कि मैंने आपको बताया था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में। क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू जी इंटू एच, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बच्चों पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने में जितना समय आपको लग रहा है उसे बोलते हैं उसकी पावर। तो पावर और टाइम में इनवर्स रिलेशन होती है, यानी कम समय तो ज्यादा पावर और ज्यादा समय तो कम पावर। तो पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। कोई भी काम आप कितने समय में कर रहे हैं उसे बोलते हैं उसकी पावर। तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क किसके इक्वल होती है, एनर्जी के। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन और एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था वो जेम्स वॉट ने दिया था, एक साइंटिस्ट है जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसकी यूनिट पड़ गई वॉट। तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर 1 सेकंड के इक्वल होता है। 1 जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 वॉट के। यानी पावर 1 वॉट कब होगी, जब एनर्जी 1 जूल होगी या वर्क 1 जूल होगा, टाइम आपका 1 सेकंड होगा। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं 1 किलोवाट
10 की पावर 3 वॉट यानी 1000 वॉट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वॉट के इक्वल होता है और 1 हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बच्चों इक्वल होता है। जैसे आप जानते हो बड़े बड़े इंजन आते हैं गाड़ी के, ट्रक के, तो वो हॉर्स पावर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका वॉटेज ज्यादा होता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि एक बॉडी को अगर ऊपर से हम लोग रिलीज कर दें तो पहले उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पहले पोटेंशियल होगी, फिर मोशन में आएगा तो काइनेटिक हो जाएगी, फिर से पोटेंशियल हो जाएगी जब वो गिर जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, मशीन चलती है आपकी। इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड विच कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। रेडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। स्टीम इंजन में, जो बच्चों कोयले से इंजन चलते हैं उसे स्टीम इंजन बोलते हैं, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सेल और बैटरी केमिकल एनर्जी, क्योंकि उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैस स्टोव देखा है सबने, जो वाला स्टोव होता है आपका केरोसिन वाला, तो केमिकल एनर्जी से आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल यानी सनलाइट से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहां पे पानी से बिजली बनाई जाती है, तो पहले मशीन आपकी रेस्ट पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मशीन चलती है और उससे बिजली बनती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल पावर प्लांट, जहां पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो केमिकल होता है कोयला, केमिकल एनर्जी, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। मशीन चलती है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर उससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो आई होप बच्चों कि आपको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपके पेपर में आता ही आता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, यानी जब भी आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यानी जितनी एनर्जी है उतनी ही रहती है, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती ही रहती है। जैसे कि आपके कोर्स में एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का, आपके कोर्स में एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पेपर में आता है। ये बच्चों एक सिंपल पेंडुलम है, आपने आपके घर में घड़ी होंगी तो घड़ियों में एक पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम हिलता रहता है हर घंटे के बाद। सपोज कीजिए आपने एक लट्टू बांध रखा है थ्रेड से, और इसे बोलते हैं बॉब, लट्टू को बोलते हैं क्या? बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब, BOB। आप इस बॉब को खींच के एक पोजीशन पे ले गए C पे, पहले वो शुरू में A पोजीशन पे था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप उसे खींच के C पे ले गए तो C पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, फिर A पे आके काइनेटिक हो जाएगी, फिर काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, फिर यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता जाएगा, कब तक? जब तक बॉब आपका रेस्ट पे नहीं आ जानेगा। और बच्चों आपको पता भी है कि बॉब रेस्ट पे क्यों आ जाएगा, कोई भी चलती हुई चीज क्यों रुक जाती है बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से कोई भी बॉडी चलती हुई रुक जाती है। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी जो आप साइकिल चलाते हो वो पेडल मारने के बाद उसमें ना तो ब्रेक लगते और कभी भी आपकी साइकिल रुकती नहीं, इंडेफिनेटली चलती रहती। और ये जो पेंडुलम है वो भी आपका हमेशा स्विंग करता रहता, कभी भी ना रुकता, पर एयर के फ्रिक्शन की वजह से, एयर की फोर्स की वजह से आपका पेंडुलम कुछ टाइम बाद रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी बच्चों को वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर क्लियर हो चुका है। सिर्फ 17-18 मिनट की वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है, थम्स अप दीजिएगा अगर आपको चैप्टर क्लियर हो गया है, तो 5 बच्चों को शेयर कीजिएगा और उनका भी पूरा कराइएगा। सो गुड लक स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि सारी PDF आपको मिलते रहें और डिफरेंट स्कूल के बच्चे में ये चैप्टर फिला दीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।